ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त आगे का एजेंडा का है, जिसमें आज दिन की सबसे बड़ी सियासी खबर बीते कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। ऐसा इस्तीफा जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है और साथ ही सियासत का सैलाब ले आया है। इसी को लेकर विशेष कवरेज आगे बढ़ाएंगे। आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे आगे का एजेंडा में। आप जानते हैं, देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और जगदीप धनखड़ ने कल यानी जुलाई की रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों को इसकी वजह उपराष्ट्रपति ने बताया, और उनके इस्तीफे के बाद देश में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। यही वो सवाल अब जिसका जवाब तलाशा जा रहा है। जगदीप धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे को लेकर सियासत भी जोरदार तरीके से हो रही है। सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कुछ ही घंटे के भीतर इस्तीफा देने की बात गले नहीं उतरती। ऐसे में सवाल ये कि इस्तीफे के पीछे वो वजह जो जगदीप धनखड़ बता रहे हैं, यानी स्वास्थ्य कारण, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं इस्तीफा दिया, क्या यही वजह सही है या फिर असली वजह कुछ और ही है? इसी को लेकर सवाल है। और अब आगे का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताने जा रही हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करना यह सरकार की इच्छा है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, यह साफ कर दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। अब कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से यह प्रतिक्रिया, मतलब कुल मिलाकर क्या कांग्रेस अब किनारे हटती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से जोरदार सवालों के साथ जयराम रमेश सामने थे और कटघरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा था। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस्तीफा हुआ है जगदीप धनखड़ का, अब वो स्वीकार किया जाए या ना किया जाए ये सरकार का फैसला होगा, ये सरकार की इच्छा है। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर सवाल बहुत से हैं और सवालों के पीछे शक की वजह है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से ही बड़े बड़े दावे कर दिए गए। एक तरीके से उन्होंने क्रोनोलॉजी कल के दिन की बताया। शाम 5 बजे तक तो वो खुद उपराष्ट्रपति के साथ थे। शाम 7:30 बजे धनखड़ जी से फोन पर बात हुई। जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक था, यह दावा जयराम रमेश ने किया। उन्होंने कहा कि कल 12:30 बजे बैठक बुलाई उन्होंने, उसमें सभी नेता शामिल हुए। लेकिन अब देखिए पेच कहां पर फंसा। जयराम रमेश के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 4:30 बजे जो बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने, उसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और जो राज्यसभा में नेता सदन हैं जेपी नड्डा, वो नहीं पहुंचे। ये सवाल एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से खड़े कर दिए गए। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ। मैं आपका पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी लगातार बने हुए हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, मेघा प्रसाद हमारे साथ हैं और अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित के पास इस वक्त खास खबर है। अंकित, क्या है वो जानकारी जो आप साझा करना चाहते हैं इस वक्त दर्शकों के साथ? अंकित, देखिए, इस समय एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह के कमरे में एक और बड़ी बैठक शुरू हो गई है। जैसे ही संसद की कार्रवाई अब से करीबन 1 घंटे बाद शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके कमरे में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन है? एस जयशंकर मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, किरण रिजिजू मौजूद है और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। रोमाना, यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल शाम को जब बीएससी की बैठक होनी थी 4:30 बजे, उस दौरान भी राजनाथ सिंह के कमरे में एक ऐसी बैठक चल रही थी। जितने नाम अभी मैंने आपको बताए हैं ये सब भी उस बैठक में मौजूद थे, और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद थे। उस दौरान वहां प्रक्रिया क्या चल रही थी? वहां पर जो तमाम जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको बुलाया जा रहा था, उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। हालांकि किसी सांसद को इस बारे में उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि किस कागज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये कब हो रहा था? ये उस दौरान हो रहा था जब बीएससी की 4:30 बजे बैठक होनी थी। हालांकि इस सबके बीच में हमारे सहयोगी पवन ने अभी जब जेपी नड्डा से बातचीत की है तो उन्होंने इतना जरूर कहा है कि यह जानकारी दे दी गई थी उपराष्ट्रपति कार्यालय को कि वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि किसी और संसदीय काम में व्यस्त हैं।
ये जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो जयराम रमेश टाइमलाइन जिसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस ओर भी आपका ध्यान लाना चाहूंगा। वो कौन सी टाइमलाइन है? 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, और 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक क्या हुआ है, क्योंकि मैं यहां संसद भवन परिसर में था, संसद भवन के अंदर मौजूद था। तो 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में 2 महाभियोग प्रस्ताव आए हैं। कौन कौन से? एक वो महाभियोग प्रस्ताव जो कि केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है, जिस पर विपक्षी सांसदों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। 150 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जो लोकसभा में दिया गया। लेकिन उसी के बाद में, उसी के थोड़ी देर बाद एक जानकारी सामने आती है कि विपक्ष की तरफ से भी राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव दायर कर दिया गया है, और वो उस पर सिर्फ विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर है। यानी कि सरकार को और उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को इस महाभियोग प्रस्ताव के बारे में विपक्ष ने रीच आउट नहीं किया था। क्या अब जो यहां पर जयराम रमेश इशारा कर रहे हैं, क्या वो इसी ओर कर रहे हैं कि 1 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ये इस तरीके से इस्तीफा सामने आया है? अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो इस्तीफा सामने आया है उससे पहले संसद भवन परिसर में, क्योंकि मैं कल देर शाम तक यहां था, तो मैंने देखा है काफी ज्यादा तेज हलचल थी। क्या सरकार के बड़े नेताओं को जगदीप धनखड़ की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई थी, नहीं दी गई थी, अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन देखिए ना, ये जिस तरीके की चर्चाएं अब सियासी गलियारे में हो रही हैं, और ये जिस तरीके की बातें अब धीरे धीरे कर पब्लिक डोमेन में सामने निकल कर आ रही हैं, अब ये वो चर्चाएं हैं, वो अटकलें हैं, वो कयास हैं, जिसकी पुष्टि तो कोई नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वो जो धुआं उठता है तो मतलब कहीं ना कहीं आग लगी होती है, तो उसी लिहाज से अब बात निकलती है तो वो दूर तलक जाती है, और अब वो बातें दूर तलक जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच आशीष कुमार सिंह के पास मैं लेकर चल रही हूं दर्शकों को। आशीष, कुल मिलाकर अब ये कहा जाएगा कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और विपक्ष को मिला मौका निशाना साधने का मोदी सरकार पर। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, ये पॉलिटिकल अखाड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑपोजिशन को निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है अब मोदी सरकार को घेरने का, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी तरह से उन्होंने अचानक पोस्ट करके एक्स पर और राष्ट्रपति को सीधे अपना इस्तीफा भेज दिया। जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कल पार्लियामेंट में हुई थी, जिसका जिक्र अंकित कर रहे थे, और कल भी ये जानकारी आई थी कि देर शाम एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े टॉप लीडर्स थे भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद शाम को इस तरह से उन्होंने पोस्ट करके एक्स पर अपना इस्तीफा दिया है। इसीलिए आप देखिए लगातार सवाल बड़े बड़े कांग्रेस नेता उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जिसके बाद जबकि वो इतने सेहतमंद कल नज़र आ रहे थे, चेयर पर थे, उन्होंने बाकायदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स तक ली, उसके बाद शाम को अचानक उन्होंने पोस्ट किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा रोमाना, जो थोड़ी देर पहले मैं और आप नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति ने अभी तक इस इस्तीफे को एक्नॉलेज नहीं किया है। हाँ। मेरा यह मानना है, जो सालों का मेरा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश जरूर होगी, कोशिश की जा रही होगी कि वो अपना इस्तीफा वापस ले। रीच आउट जरूर किया गया होगा और कोई तो नाराजगी है मनाने की कोशिश की जा रही होगी। इसको लेकर मैंने सवाल पूछा था, मेघा हमारे साथ मौजूद है, और मेघा के हिसाब से बताया गया था कि उनके पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मेघा, ये जरूर कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया, सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान और सबसे ज्यादा अगर किसी को चौंकाया तो यकीनन वो सत्ता पक्ष है। और क्या इसी वजह से अब तक कोई रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से सामने नहीं आ पा रहा, जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे हैं? मेघा, जो भी कल हुआ है वो अचानक हुआ है। इसकी वजह क्या है, वो वजह अब बाहर आएगी नहीं आएगी वो नहीं पता, लेकिन कल जिस तरीके से दिन की शुरुआत हुई थी, वो दिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से खत्म होगा इसका इल्म किसी को भी नहीं था, शायद सरकार को खुद नहीं था। तो जिस तरीके से ये चीज़ हुई है, अचानक से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, अपने ही ट्विटर हैंडल पर उसको जारी किया। सरकार की तरफ से तो कोई बात भी नहीं हुई अभी तक। आप टेक्निकली अगर पूछेंगे तो राष्ट्रपति ने तो अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया है ये इस्तीफा। तो जो इमीडिएट इफेक्ट से उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि बस इमीडिएट इफेक्ट से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, जिसका मतलब है कि आज से मैं राज्यसभा में रहूंगा ही नहीं, आज मैं संसद आऊंगा ही नहीं। तो ये इस चीज़ की तो एक्सेप्टेंस राष्ट्रपति ने अभी तक दी ही नहीं है उनको। किसी सरकार के तो ना किसी मंत्री ने, ना प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी इस बात की संज्ञान ही नहीं ली है। तो आप समझिए कि एक स्टेट ऑफ शॉक है सबके लिए कि ये हुआ क्या।
हुआ क्यों? ऑफ कोर्स कुछ 5, 7, 10 लोग जरूर हैं सरकार में जिनको पता है क्या हुआ, और जो बातें चल रही है उन बातों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब हमें खबरें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कल जिस तरीके की चीजें राज्यसभा में हुई, जो स्टेटमेंट नड्डा जी ने दिया, वो जो गुस्से में बातचीत हुई है ये कह के कि कुछ नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर, जो एक तरीके का एक अनॉयंस था सरकार के अंदर कि क्यों एक्सेप्ट करके उसके बारे में जो प्रस्ताव गया था उसे एक्सेप्ट कर आपने उसके बारे में बता भी दिया राज्यसभा में, यू अनाउंस्ड इट ऑल्सो। तो ये सारी जो अनॉयंस थी सरकार की कहीं ना कहीं वो कल्मिनेट होती हुई दिखी है, कुछ जरूर हुआ होगा उसके बाद। तो आप कह रही हैं कि साहब झल्लाहट हुआ है, अनॉयंस आप कह रही हैं कि झल्लाहट सत्ता पक्ष की कल देखने के लिए मिली है सदन के भीतर, खासतौर से जेपी नड्डा के उस बयान से कि जो विशेषाधिकार चेयर का होता है, जो सभापति का होना चाहिए था, कि वो कहते हैं क्या रिकॉर्ड पर रहेगा और क्या रिकॉर्ड पर नहीं रहेगा। उनकी जगह वहां पर जो नेता सदन है जेपी नड्डा साहब, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब मैं जो कहूंगा वही रिकॉर्ड पर जाएगा। खड़गे साहब आप जो कह रहे हैं उसमें से कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है। इस तरीके की जो बात उनकी तरफ से कही गई, ऐसे में मेघा का आकलन ये है कि ये एक तरीके से वो झल्लाहट थी जो सत्ता पक्ष की देखने के लिए सदन में नजर आ रही थी। इस बीच उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जेपी नड्डा, उन्हीं का बड़ा बयान आ गया है। उपराष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई बैठक पर जेपी नड्डा ये कह रहे हैं संसदीय काम में व्यस्त होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाया, और वो ये कह रहे हैं कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति के दफ्तर को दे दी गई थी। कल शाम 4:30 बजे वाली बैठक में शामिल नहीं हुए थे जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। बैठक में शामिल ना होने पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब खुद जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान दे दिया गया है। वो ये कह रहे हैं कि साहब काम था, संसदीय कार्य था, उसमें व्यस्त थे और हम शामिल नहीं हो पाएंगे बैठक में, ये सूचना तो दे दी गई थी उपराष्ट्रपति के दफ्तर को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं, और पवन ने जेपी नड्डा साहब से बातचीत की है। पवन, क्या कहा गया है जेपी नड्डा की तरफ से, बताइए जरा। देखिए, जिस तरह से तमाम तरह की अटकलों का दौर लगाया जा रहा है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जब बीएससी की मीटिंग शाम को होनी थी तो इसके दौरान कोई सरकार का कोई मंत्री उस समय मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर जेपी नड्डा ने का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू और मैं, यानी कि जेपी नड्डा, दोनों जो है उपराष्ट्रपति के जो 4:30 बजे बीएससी की बैठक राज्यसभा को लेकर बुलाई गई थी, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में बिजी थे। उस समय जब लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि उस समय कई तरह की बैठकें यहाँ समय संसद भवन में चल रही थी। उस समय राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठकों का दौर चल रहा था, गृह मंत्री अमित शाह थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, तो उस समय बैठकों का दौर चल रहा था। इसके चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इसकी जानकारी दे दी थी। इसके साथ साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी वहां जानकारी जाके दी कि अभी जो तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठक में मौजूद हैं, इसके चलते इस बैठक को पोस्टपोन कर दी जाए। तो उस बैठक को कल की बजाय आज दिन में दोपहर को 1 बजे उस बैठक को रख दिया गया था। उसके अलावा जिस तरह से जो जेपी नड्डा के बयान की अगर बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो वो बोल रहे थे, जो कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, कौन सी बात ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी, ये सब विपक्ष के जो सांसद टोका टोकी कर रहे थे उनको लेकर वो अपनी बात कह रहे थे। उपराष्ट्रपति या चेयर को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही तरह की उन्होंने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी है। ठीक है, तो जेपी नड्डा की तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि व्यस्त थे संसद के ही काम में, और साथ ही वो कह रहे हैं इसकी सूचना भी दे दी गई थी। और जो उनका बयान है जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब जेपी नड्डा वो कैसे सदन में खड़े होकर कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड पर जाएगा। तो इस पर भी उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया कि टोका टोकी विपक्ष के सांसदों की तरफ से की जा रही थी, और उस पर उन्होंने ये एक तरीके से मतलब बोलते बोलते ये बात कह दी थी। अब मैं रुक करती हूं, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी लगातार इस कवरेज में हमारे साथ बने हुए, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार अब हमारे साथ आ गए। विनोद जी, पहले आपके पास आ रही हूं और उसके बाद इसी सवाल के साथ विजय जी के पास आऊंगी। सवाल यह है कि जितना नजर आ रहा है कि आप बात उतनी ही है या फिर नहीं, पर्दे के पीछे असल कहानी कुछ और है। विनोद जी, देखिए, जेपी धनखड़ साहब ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है अपना, और अचानक दिया है, वो मामूली बात नहीं है जी। निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कुछ गंभीर बात है और इसीलिए इस्तीफा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएससी की बैठक में आमतौर पर, और अभी तक ये जी बैठे हुए हैं, अभी बहुत पुराने संसदीय रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सरकार जरूर रहती है, भले विपक्ष न जाए। कई बार विपक्ष के लोग बायकॉट कर देते हैं। अच्छा, अगर व्यवस्था थी माननीय नड्डा जी की और दूसरे लोगों की, तो सदन में उपनेता भी होता है, उपनेता को भेजा जाता है कि चलिए अगर नेता सत्ता पक्ष जो है, सदन जो है व्यवस्था है, तो उपनेता आकर के उसमें करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी एक तो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, तो कम से कम सरकार का प्रतिनिधि कोई न कोई जरूर होता है बीएससी की बैठक में। बीएससी की बैठक में न पहुंच पाना ये अपने आप में बड़ा संकेत था कि कहीं कुछ न कुछ
खटास जरूर है उपराष्ट्रपति और सत्ता पक्ष के बीच में। कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद क्या प्रोवोकेशन हुआ है कि अचानक 8 बजे उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, ये मतलब जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। सिर्फ सेहत ही कारण हो, सेहत तो प्रकट कारण है। देखिए हम सब लोग जब नौकरियां बदलते थे तो इस्तीफा देके क्या लिखते थे अपना, कि अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। ये नहीं लिखते थे कि हम अपने एडिटर से नाराज हैं या हमको दूसरी बड़ी नौकरी मिल रही है इसलिए जा रहे हैं, हम लिखते थे निजी कारण। तो ये तो प्रकट कारण होते हैं, सब सेहत ठीक नहीं है, पारिवारिक कारण है, निजी कारण है। क्योंकि कल तक वो काम कर रहे थे बाकायदा। आप देखिए राज्यसभा के स्टाफ से बात करिए, किसी से बात करिए, मैंने भी कई लोगों से बात की, सब कह रहे थे शाम तक 7 साढ़े 7 तक बिल्कुल बाकायदा काम कर रहे थे और बैठक बुला रहे थे, बात कर रहे थे सबसे। तो अचानक सेहत का कारण बताना ये एक प्रकट कारण हो सकता है, मूल कारण कुछ और है। अब ये तो धनखड़ साहब जानते होंगे, या सत्ता में जो शीर्ष लोग हैं कुछ पदों पर बैठे हुए वो जानते होंगे, बाकी ये लेकिन धीरे धीरे सवाल सामने आएंगे जरूर। हाँ, ये अवश्य है कि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। हाँ। तो अभी क्या धनखड़ जी आज राज्यसभा में आए हैं, हाँ। आएंगे, बैठेंगे चेयर पे या नहीं बैठेंगे, ये थोड़ा सा समझना होगा। पर सर आप और हम सभी नौकरी पेशा लोग हैं, हमें ये भी पता है कि जब बात मेडिकल ग्राउंड्स और हेल्थ ग्राउंड्स की आ जाती है सर, फिर तो वो एक्सेप्ट हो या ना हो, जब स्वास्थ्य खराब हो गया सर फिर तो प्रेजेंट लगाना मार्क जरूरी नहीं होता। बात तो सेहत की आ जाती है ना विनोद जी, ये भी सही बात है ना? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। जब सेहत की बात है तो फिर ये सही है, क्योंकि इसमें कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन पदों में कोई नोटिस पीरियड तो होता नहीं है। हम लोगों का तो नोटिस पीरियड होता है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, यहाँ तो नोटिस पीरियड है नहीं, यहाँ तो इस्तीफा दे दिया और घर बैठ गए। अब ये सरकार अपना रीच आउट करती है कि बने रहे या नहीं बने रहे, लोग जाते हैं बनाने, ये सब चीजें आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में साफ होंगी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है यही वो पहला संकेत होगा जो आज मिल जाएगा 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विजय जी के पास मैं आ रही हूँ। विजय जी, अभी तक जो बात विनोद जी ने रखी उसके हिसाब से ये तस्वीर उभर रही है कि साहब कहीं ना कहीं कल के दिन जो कुछ हुआ उससे एक नाराजगी वाला संदेश सरकार की तरफ से पहुंचा दिया गया था क्या जगदीप धनखड़ की तरफ, और जिस पर रिएक्ट करते हुए जैसे कयास लग रहे हैं उनका ये इस्तीफा हो गया। अब आज वो आएंगे अगर और अपना कामकाज करते हुए नजर आएंगे तो क्या ये माना जाए कि वो एक रीच आउट की कोशिश हुई है, और अगर आज नजर नहीं आते हैं तो फिर मतलब बात खत्म? मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले हैं। वैसे विनोद जी तो बहुत सारे संस्थानों में बॉस रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे लोगों ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे भेजे होंगे और उनको स्वीकार करना पड़ा होगा। लेकिन मुद्दा क्या है? बड़ा सवाल आपने विनोद जी पर भी उठा दिया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। नहीं विनोद जी मित्र, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि बीएससी की बैठक जिसका जिक्र विनोद जी ने भी किया, आपको बात समझनी चाहिए कि बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन आदमी है? चेयर है, जो स्पीकर है, उनसे बड़ा बॉस तो कोई नहीं है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने बॉस के बैठक में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता है? सही। या तो आप उन्हें बॉस नहीं मानते, ये दिखाना चाहते हैं। जेपी नड्डा सदन के नेता है, सरकार में सदन के नेता है, और डिप्टी लीडर भी होते हैं वहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और 3 पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं इस सरकार में। सही। किरण रिजिजू साहब हैं, मेघवाल साहब हैं, मुरुगन साहब हैं। तो क्या सरकार के पास एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस चेयरमैन की मीटिंग में ना जाए, बीएससी की मीटिंग में? इसको आप समझ रहे हैं कि सामान्य घटना ही है? ये तो बड़ी ना आप ही से पूछ रहे हो सर, इसीलिए वो जो पॉइंट है ना कि मतलब सरकार की तरफ से तेवर दिखाए गए, सत्ता पक्ष ने नाराजगी दिखाई है ना सर। मैं जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे पर जो सांसद पप्पू यादव है उनका बयान आ गया है, जरा सा वो सुना देते हैं दर्शकों को। आजाद भारत में वो कह रहे हैं पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। नड्डा की बात सुनकर धनखड़ ने अपमानित महसूस किया। पप्पू यादव तो खुलकर ये कह रहे हैं नड्डा की बात सुनकर धनखड़ ने अपमानित महसूस किया। नड्डा ने कहा था सिर्फ उनकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी, आरएसएस के दबाव के कारण धनखड़ की छुट्टी हुई है, ये पप्पू यादव की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। सुना देते हैं आपको। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने ट्वीट भी किया जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर, कहीं ना कहीं अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसमें भी वो ट्वीट फायर करता है, क्या उस ट्वीट का मतलब है? अच्छा, स्वास्थ्य 1 मिनट में खत्म हो गया। सुबह ठीक थे, चेयर पे ठीक थे, 7:30 बजे ठीक थे, जब ये अस्वस्थ थे तब इन्होंने रिजाइन नहीं किया। हमेशा इन्होंने कहा कि जाट को कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, जिसके भीतर इतनी ओज हो और जो लगातार सदन को प्रिजाइड करे, गाइड करे और उपराष्ट्रपति के पद पे रह के ना इनको सारी सुविधा और ज्यादा मिलती है स्वास्थ्य के लिए। 11:32:37 में
जेपी नड्डा जी ने साफ कहा कि जो मैं कहूं वही ऑन द रिकॉर्ड जाएगा, जिसको मैंने ट्वीट किया। मेरे अलावे कुछ भी दूसरा ट्वीट नहीं जाएगा। तो जाट का स्वाभिमान जग गया, उनको लगा कि ये तो अपमान है चेयर का और डेमोक्रेसी का। वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी तक दोनों आदमी कायम रखेंगे जब तक इनके मन की चलेगी। ये किन्हीं की दिल की तो सुनते नहीं है, बस अपनी मन की चलाते हैं। तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस यदि धनखड़ जी। तो देखिए ये सारे सवाल और खासतौर से अभी जो पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, ये पप्पू यादव भी जेपी नड्डा के जिस बयान को लेकर सवालों के कटघरे में जेपी नड्डा को खड़ा कर रहे हैं, उस जिस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल जेपी नड्डा के बयान से धनखड़ जी आहत हो गए हैं, वो बयान क्या था वो भी आपको सुना देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो ये वो जेपी नड्डा ने सदन में कल ही कहा था, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड पर जाएगा, यू शुड नो। उन्होंने ये बात कही थी और इसी को माना जा रहा है कि क्या ये एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से तल्ख तेवर चेयर को दिखाए गए थे और इसी से आहत हो गए हैं क्या जगदीप धनखड़, और यही क्या इस्तीफे की वजह बनी है? विजय जी, सब जुड़ रहा है ना। एक ये बात हुई, फिर नड्डा साहब बीएससी की मीटिंग में नहीं आए हैं, किरण रिजिजू जी नहीं आए हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। जैसे विनोद जी ने भी कहा कि बीएससी में सरकार का प्रतिनिधि तो जरूर रहता है, वो बात है। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ, एक नाराजगी के आप लेवल देखिए ना कि प्रेस इस्तीफा देते हैं तो जब तक स्वीकार नहीं होता तब तक आपको खबर नहीं लगती। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने 9:25 पर अपने एक्स हैंडल पर उस इस्तीफे की कॉपी को लगा दिया, खुद ही डाल दिया। ये इंतजार किए बिना कि राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसका मतलब तो ये साफ है कि वो वापस आने वाले नहीं है। यदि इस्तीफे को बनाने और मान मनोबल की कोशिश होती तो ये इस्तीफे को सार्वजनिक खुद नहीं करते ना उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी का आदेश होता तो वो एक नोटिफिकेशन जारी होता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर, जो उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का होता है। और मुझे नहीं लगता, एक और बात, अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं कि सरकार को पता नहीं होता, क्या ऐसा हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा देने के लिए जब मन बनाए तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए इन्फॉर्म ना करें? प्रधानमंत्री जी नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं फिर तो शॉक वैल्यू ही खत्म हो गई, जो सब कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को बताए बिना, मतलब इस्तीफा देना, नाराज भी होंगे तब भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। इसको दूसरे तरीके से देखें, राष्ट्रपति जी के पास जब ये इस्तीफा पहुँचता है, उनकी मुलाकात हुई, वो पर्सनल जाकर आए राष्ट्रपति भवन, अनशेड्यूल्ड मीटिंग हुई है, तो क्या राष्ट्रपति जी, ये संवैधानिक पद है, मतलब कोई चोरी छुपे काम नहीं हो रहा, सही समझे, ये कोई एक चैनल से दूसरे चैनल में जाने जैसा मुद्दा नहीं है, संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जी हैं। तो क्या राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी से इस पर सलाह नहीं करेंगे? बिल्कुल, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये सारे, और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई, या हुई है तो उसकी जानकारी नजर नहीं आ रही। अगर हो भी रही है तो सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, कहना कि सरकार को जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के पास नहीं, राष्ट्रपति जी के पास जाने से पहले उपराष्ट्रपति जी ने सरकार को वो किया होगा, तो फिर तो एक तरीके से आप जो एनालिसिस रख रहे हैं सर, उसके हिसाब से तो मतलब बात खत्म समझी जाए। जो मैंने सवाल पूछा था उसका मतलब तो ये है कि सरकार 25 पर कर देते हैं, बिल्कुल, तो मतलब बात खत्म कर ली जाए और फिर तो अब अगला उपराष्ट्रपति कौन, इसी को लेकर आगे हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इस बीच मानसून सत्र को लेकर संसद में जो बैठकों का दौर चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा के नेताओं की बैठकें चल रही है। विपक्ष की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज सुबह विपक्ष के नेताओं की ये बैठक होनी थी, इंडिया गठबंधन की बताया जा रहा था बैठक होनी है, और उसको लेकर इंडिया गठबंधन आगे के लिए अपनी रणनीति बनाएगा, क्योंकि यकीनन ये खबर जिस तरीके से कल देर रात आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, हैरान तो सबको कर गई है और सियासी सुनामी खड़ी कर दी है। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उनका चंद दिन पहले दिया गया जो एक बयान है वो खूब चर्चा में है। इस बयान में अपने जगदीप धनखड़ खुद ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि वो तो सही समय पर रिटायर होंगे, और वो सही समय भी बता रहे हैं, अगस्त 2027। I will retire at the right time. August
2027, subject to divine intervention. तो दैवीय हस्तक्षेप अगर नहीं होगा तो मैं सही समय पर ही इस्तीफा दूंगा या रिटायर होऊंगा, और वो सही समय भी वो बता रहे थे जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, अगस्त 2027। लेकिन अभी कार्यकाल खत्म होने में 2 साल का वक्त बाकी, और उससे पहले ही जुलाई में 21 जुलाई में जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे को लेकर कई तरीके के सवाल हैं, लेकिन अब तस्वीर कमोबेश ये साफ होती हुई कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आप मानकर चलिए कि स्वीकार हो जाएगा और देश को अब नया उपराष्ट्रपति चुनने का समय आ गया है। विनोद जी, अगला उपराष्ट्रपति कौन? अब इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ा लेनी चाहिए, मतलब जाहिर है कि धनखड़ जी ने जिस अंदाज में इस्तीफा दिया है, जैसा विजय जी भी कह रहे थे, वापसी की कोई संभावना मुझे तो लगती नहीं है, क्योंकि वो चीजें इतनी सार्वजनिक हो गई है कि मान मनोबल का दौर भी शायद नहीं होगा, और हेल्थ के कारण में कोई मान मनोबल की गुंजाइश बचती भी नहीं है, कारण उन्होंने ऐसा दिया है। इसलिए हमें आगे भविष्य की उस पर विचार करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें अभी तो अटकलबाजियां चल रही है, लेकिन जो भी अगला उपराष्ट्रपति होगा, मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है वो बीजेपी से ही होगा। किसी गठबंधन के एलाइज दल का मुझे मुश्किल लगता है मामला, क्योंकि संवैधानिक पद है, राज्यसभा का संचालन करना है, इसके सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा की कमान दी जाए, सभापति बनाया जाए, उपराष्ट्रपति बनाया जाए, जो सदन के अंदर कभी दिक्कत पैदा हो अगर सरकार के सामने, तो उसको सही ढंग से उसको सुलझा न सके। और इसीलिए मुझे लगता है किसी परिपक्व भाजपा के राजनेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कई लोग बिहार का एंगल देख रहे हैं, कुछ लोग नीतीश कुमार को कहने लाने की बात कर रहे हैं, या रामनाथ ठाकुर का नाम ले रहे हैं बिहार के चुनाव को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है बिहार का भी अगर एंगल होगा या बंगाल का भी एंगल होगा, चुनाव का भी एंगल होगा, तो जो भी नेता आएगा बीजेपी का ही होगा, क्योंकि संवैधानिक पद पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। देखिए, 2 जोखिम उसने लिए, एक जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक को बनाया, हालांकि वो बीजेपी में थे लेकिन वो बीजेपी के नहीं थे, उनकी पृष्ठभूमि अलग थी। यही जगदीप धनखड़ साहब के साथ भी है, वो भी बीजेपी में थे लेकिन बीजेपी के नहीं थे, उनकी भी पृष्ठभूमि दूसरी थी। ऐसे में 2 प्रयोग ये बीजेपी कर चुकी है और दोनों में ही उनको एक तरह से झटका लगा है सरकार को, और इसलिए इस बार दूध का जला हुआ छाछ फूंक फूंक के पीता है। इस बार वो कोई ऐसा जोखिम लेंगे मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है जो भी आएगा बीजेपी से आएगा, ये मेरी अपनी समझ करती है। विजय जी, देखिए, विनोद जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अब यदि कोई आएगा तो बीजेपी से ही हो सकता है, या कोई ऐसे राज्यपाल जो पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, पिछली बार में बनने का बिहार कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं, या आप इस सरकार को नहीं समझते। ये कहाँ से सवाल आ गया कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या इस सरकार में ऐसी बेचैनी आपको दिखाई देती है, जिस सरकार ने 6 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी होने के बावजूद उपाध्यक्ष नहीं बनाया लोकसभा में? 17वीं लोकसभा में 5 साल निकल गए लेकिन उपाध्यक्ष नहीं बना। 6वीं या 18वीं लोकसभा का 1 साल निकल गया है, उपाध्यक्ष नहीं बनाया। पार्टी का बीजेपी का अध्यक्ष 1.5 साल से नहीं बने, एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं, एक्सटेंशन पे तो 2 साल से चल रहे हैं। 8 विधानसभाएं हैं जहां पर डिप्टी स्पीकर नहीं है। सर, 8 विधानसभाएं, आप जो यहाँ पर तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है। तो ये सब तो वो पक्ष वाले झोल के चक्कर में मामले फंसे नहीं, एक बात समझिए, और ये तो उपराष्ट्रपति हाँ, तो उपराष्ट्रपति के लिए तो संविधान में कोई ऐसा कहीं नहीं है कि ये मैंडेटरी है, ना उसमें ये समय सीमा दे रखी है कि यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं या पोजीशन वैकेंट है तो आपको तुरंत बनाना चाहिए। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो जरूरत ही नहीं है संविधान, जहां संविधान की जरूरत है। लोग तो इतने जानकार लोग हैं, अभी तक आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा रहा है? कितने समय तक मैक्सिमम ये पद खाली रहा है, ये भी बता दीजिए जरा। नहीं तो ये तो कभी पहली बार हुआ कि 17वीं लोकसभा में पूरी लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं रहा है। वो तो मैंडेटरी है। वो तो पक्ष विपक्ष वाले मामले में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है ना उसमें, वो फिर वो अलग अलग जो विधानसभाएं हैं वहां का जिक्र कर देते हैं। ऐसे में विनोद जी को जोड़ना चाह रहे हैं। विनोद जी, नहीं, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ। सरकार कई बार एडॉप्टिज्म पे चलती है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद मैंडेटरी जरूर है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है उस तरह की, क्योंकि कई उपाध्यक्ष के बिना पर काम चल जाता है, सदन हाउस का जो है काम। लेकिन उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो राज्यसभा में भी है, राज्यसभा के बाहर भी है, और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का लंबे समय तक खाली रहना मुझे लगता नहीं। हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना पर 2 महीना खाली बना रहे। चुनाव की प्रक्रिया भी अगर होगी तो उसका तो ऐसा तो कोई अपॉइंटमेंट तो होगा नहीं कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करते इनको चुनाव चुना जाएगा। जैसे धनखड़ साहब चुने गए थे, ऐसे ही जो नया उपराष्ट्रपति आएगा उसका चुनाव होगा, उसकी प्रक्रिया होगी, उसका एक नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद सांसद दोनों सदनों के वोट डालेंगे, तो वो सब तो होगा।
और चूंकि इस वक्त जो स्थिति है दोनों सदनों में सरकार की, वो वैसी नहीं है जो 2024 से पहले थी कि लोकसभा में आपको अपार बहुमत था और राज्यसभा में ठीक है, सब कुछ गठबंधन पर निर्भर है। इसलिए मुझे लगता है फैसला सरकार बहुत सोच समझ कर लेगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि गुणा भाग किया जाएगा और गुणा भाग में समय लग जाएगा। इस बीच मुझे लगता है कि जरा सा विजय जी के पास दर्शकों को फिर से लेकर चलेंगे। बहुत से दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी विजय जी कि साहब ये मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में राज्यसभा चल रही है और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा। तो ये भी क्लैरिटी जानी चाहिए कि इस स्थिति के अंदर जो उपसभापति होते हैं वो पूरी तरीके से सदन चला सकते हैं। ये भी संविधान के अंदर प्रावधान है, इसके बारे में भी बता दीजिए। बात है, उपसभापति जो है वो पदेन सभापति यदि नहीं है, सभापति नहीं है तो वो वहां पर उसको जिम्मेदारी को संभालेंगे और हाउस को चलाने के लिए तो पैनल ऑफ स्पीकर्स होता है। हाँ। पैनल होता है तो वो उसको काम करेंगे। वहां राज्यसभा की प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है कि उपराष्ट्रपति को तुरंत पद को भरा जाए, ये नहीं है। अब डिप्टी स्पीकर की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 क्या कहता है वो एक लाइन में बता देता हूं जिस पर चर्चा हुई। और एक और चीज बताऊं कि इसके खिलाफ विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में PIL पहले से ही फाइल है कि आपने उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष नहीं बनाया। सही। आर्टिकल 93 क्या कहता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर पे। आर्टिकल 93 मैंडेट्स दैट द लोकसभा शैल as soon as may be choose 2 members to serve as the speaker and deputy speaker. This implies that the election of both positions is mandatory and should occur at the earliest opportunity after the formation of a new Lok Sabha or when a vacancy arise. ठीक है। ये आर्टिकल 93 कह रहा है और ये कर नहीं हुआ इसलिए वहां पर PIL फाइल है सुप्रीम कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि उसको लेकर भी तो एक सवाल था, उसको नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन अब बात यहां पर क्योंकि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की है, ऐसे में जल्दी से विनोद जी पहले आपके पास आ रही हूं, उसके बाद विजय जी आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। ये इस्तीफे वाला इसको दाग कहा जाएगा सर सत्ता पक्ष के लिए? ये एक ऐसा दाग है जो चस्पा होगा सत्ता पक्ष पर? देखिए निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए एक आप कह सकते हैं दाग कहें या इसके लिए आप कहेंगे संकट की स्थिति है, क्योंकि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह से इस्तीफा दिया है। देखिए कृष्णकांत जी का निधन हो गया था, तब वो पद खाली हुआ था, लेकिन वो समय कब था, नजमा ने उस वक्त जो है कार्यभार संभाला था, वो उपसभापति। लेकिन ये बीच कार्यकाल में जबकि 2 साल बाकी है इस्तीफा देना और अचानक इस्तीफा देना और जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, देखिए मध्य इसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहिए जो प्रकट जो हमारे सामने है। नड्डा जी का वो हाउस में कहना कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यानी एक तो मुझे नहीं कह रहे हैं कि आई विल रिक्वेस्ट टू चेयर दैट शुड नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। सही। एक तो ये होता है, कोई भी नेता यही कहता है कि भाई हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे रिकॉर्ड में न जाए, लेकिन वो खुद ही अगर नेता सदन डिक्टेट कर रहे हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ थी। और नड्डा जी कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार सांसद बने, वो बड़े परिपक्व और बड़े मजे हुए पार्टी के नेता है, अध्यक्ष है पार्टी के साथ साथ। तो उनका कहने का मतलब ही अपने आप में संकेत था कि उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच में कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर BSC की बैठक में जाना। तो कुल मिला के सरकार के लिए एक झटका तो है ये कि या तो सरकार, देखिए 2 चीज है, या तो सरकार चाहती थी कि भाई ठीक है अब इनसे मुक्ति मिले तो अपना इस्तीफा दे, या सरकार मैनेज नहीं कर पाई, या उसकी भाई चलो अगर नाराजगी है तो कैसे उसके बीच में रीच आउट किया जाए आपस में और इस मामले को सुलझाया जाए। दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है ये तो सरकार के लिए सोचने का विषय है कि सेटबैक आप कह रहे हैं यकीनन सरकार के लिए होगा। और ऐसे में विजय जी वो जो प्रतीकों की राजनीति हम देखते हैं होते हुए, और खासतौर से जब इस तरीके के बड़े पद होते हैं और इनके लिए चयन और नाम सामने आते हैं तो वो जो अस्मिता जोड़ दी जाती है। अब धनखड़ साहब और धनखड़ साहब का जब चयन हुआ तो फिर किसानों की बात से लेकर वो जाटों तक की अस्मिता का जिक्र किया जाता है। तो अब वो सब बैकफायर करेगा क्या? देखिए संकट तो हुआ ही है। हाँ। और मैं विनोद जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये सरकार के लिए क्राइसिस की बात है। दाग तो क्या होता है, ठीक है एक पॉलिटिकल क्राइसिस होता है कि किस तरह से हुआ, लेकिन कल के 2 पॉइंट मुझे ट्रिगर पॉइंट लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस्तीफा हो सकता है। मतलब कारण तो वो खुद बताएंगे धनखड़ साहब या नहीं बताएंगे। एक तो ये नड्डा साहब वाली जो बात हुई ये सुबह हो गई। हाँ। और उसके तुरंत बाद ये इसका रिपरकशन है या नाराजगी है या क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक घटना को फैक्ट के तौर पर बताता हूँ कि जो दूसरी बड़ी घटना हुई जो सरकार के लिए इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट था, जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट का जो मोशन विपक्ष ने दिया उसे राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार की तरफ से सांसद थे, सरकार का कोई नहीं था उसमें, नॉमिनी MP का साइन नहीं था। तो ये सरकार के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट था। अब ये भी आप कह सकते हैं जोड़ने के लिए कि भाई नड्डा साहब की बात से नाराज हो गए चेयरमैन और उन्होंने तुरंत बाद में उसको स्वीकार कर लिया।
बिल्कुल सर, सवाल इसीलिए बड़े हैं और इस बीच ये तस्वीर आ गई है। आज जो बैठक हो रही है ना, संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज ये जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों बैठे हुए नजर आ रहे हैं आपको। धनखड़ का इस्तीफा हो गया। अब असली वजह क्या है, इसको लेकर सवाल है, इसको लेकर कयास है। खुद जगदीप धनखड़ की तरफ से कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों की तरफ से तत्काल प्रभाव से वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद पूरे सत्ता पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर एक तरीके से चुप्पी धनखड़ के इस्तीफे पर साधी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या ये इस्तीफे वाला दांव सत्ता पक्ष पर भारी पड़ने वाला है? सियासत की सुनामी आ गई है। बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।